हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 6 के बारे में, यानी कि लेसन नंबर 6 का इंट्रोडक्शन आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं विद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ वो इस नंबर पर जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है लेसन नंबर 6 नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन एन ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट। तो हमने नेशनल इनकम के ऊपर काफी बार बात कर ली है। लेसन नंबर 2 दूसरा जो था हमारा 2 था वही नेशनल इनकम के बारे में था। लेकिन आज की वीडियो में समझेंगे कि ओपन इकोनॉमी में नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो भी एक ओपन इकोनॉमी में गवर्नमेंट के साथ। अब हम बात करते हैं ओपन और क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। देखो इकोनॉमी है ना कुछ सेक्टर के हिसाब से होती है। जैसे क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करूं तो क्लोज्ड इकोनॉमी में मात्र 2 सेक्टर होते हैं, एक कंज्यूमर दूसरा प्रोड्यूसर। कंज्यूमर का काम क्या होता है, डिमांड करना, प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, सप्लाई करना। दोनों मिलके पूरी मार्केट को रन कर रहे होते हैं, पूरी इकोनॉमी को रन कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। यानी कि ना तो इनका फॉरेन कंट्री से कोई रिलेशन होता, ना ही इनका गवर्नमेंट से कोई मतलब होता। तो जहां पे मात्र 2 सेक्टर काम करे इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। फिर 3 सेक्टर की मैं बात करूं, इस मतलब गवर्नमेंट भी आ गई, बीच में आ गई, इनकी गवर्नमेंट का रोल भी आ गया। इसको हम बोलते हैं 3 सेक्टर की इकोनॉमी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और गवर्नमेंट। और अगर फॉरेन कंट्री भी इन्वॉल्व हो जाती है, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी चालू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं 4 सेक्टरल इकोनॉमी, 4 सेक्टर की ओपन इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी में नेशनल इनकम कैसे डिटरमाइन होता है वो हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, क्या क्या चीजें में पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी। कुछ कंसेप्ट प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड होंगे, यानी कि पिछले चैप्टर से रिलेटेड होंगे, और कुछ टॉपिक्स नए होंगे बिल्कुल ही, वो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास क्या आता है, द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीप्लायर, इफेक्टिव डिमांड, एक्सेस डिमांड। तो यहाँ पे क्या है, द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीप्लायर। हमें समझना पड़ेगा मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में काफी बार, और प्रीवियस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में हमने मल्टीप्लायर को काफी डीप में समझा भी था। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इफेक्टिव डिमांड एंड एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है। इफेक्टिव डिमांड, एक्सेस डिमांड, यानी कि डिमांड क्या होता है, और एक्सेस डिमांड यानी कि जरूरत से फालतू डिमांड होने का मतलब क्या होता है। और हम सब जानते हैं कि मार्केट में, इकोनॉमी में 2 तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है हमेशा, एक इक्विलिब्रियम की या तो फिर डिस इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन वो होती है जिसको हम बोलते हैं एक आइडियल सिचुएशन ऑफ द मार्केट, यानी कि जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं वो जितना डिमांड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर जो है वो उतना सप्लाई कर पा रहे हैं, यानी कि डिमांड सप्लाई के बराबर है। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन, यानी कि मार्केट जो है, इकोनॉमी जो है वो संतुलन के अंदर है। लेकिन अगर हम बात करूं डिस इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी, तो डिस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब इकोनॉमी में या तो डिमांड सप्लाई से ज्यादा है या फिर डिमांड सप्लाई से कम है, इसको हम बोलते हैं डिस इक्विलिब्रियम इन एन इकोनॉमी। यानी कि दोनों सिचुएशन काफी खराब होती हैं। अगर एक्सेस डिमांड हो रही है, डिमांड फालतू सप्लाई से, तो ऐसे केसेस में इन्फ्लेशन क्रिएट होता है इकोनॉमी के अंदर। और अगर डिमांड जो है वो कम है सप्लाई से, तो डिफ्लेशन क्रिएट होता है। और दोनों ही सिचुएशन इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा क्या होती है, खतरनाक होती है, बेकार होती है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, द इंपैक्ट ऑफ चेंज इन कंजप्शन फंक्शन एंड एग्रीगेट डिमांड इन बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। हमें समझना पड़ेगा कि कंजप्शन फंक्शन में अगर चेंज आया है तो उसका इकोनॉमी पे किस प्रकार का इंपैक्ट पड़ेगा, वो डिस्कस करेंगे हम। दूसरा, एग्रीगेट डिमांड इन बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। और एग्रीगेट डिमांड जो है वो शॉर्ट रन में किस तरीके से काम करता है और लॉन्ग रन में किस तरीके से काम करता है, वो दोनों डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद तीसरा फंक्शन है हमारे पास, वो क्या है, तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, एन इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कंजप्शन फंक्शन एंड एग्रीगेट डिमांड। तो अगर कंजप्शन फंक्शन में या तो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, तो उसका एग्रीगेट डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और फोर्थ हमारे पास जो टॉपिक है वो आखिरी है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हेल्प्स टू डिटरमाइन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेस डिमांड। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक्सेस डिमांड को अफेक्ट करते हैं, एंड हाउ इट लीड्स टू द डेफिशिएंसी इन डिमांड, और किस तरीके से वो लीड करते हैं अगर डिमांड में कमी आती है तो। यानी कि डिमांड बढ़े तो कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट करेंगे, डिमांड कम हुई तो कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे फोर्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव के तहत। तो ये 4 हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं जो इस कंप्लीट चैप्टर में डिस्कस करने हैं।
अब सबसे पहले चलते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे, कि इंट्रोडक्शन में कौन कौन चीजें पढ़नी है। हम सब जानते हैं एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये होता है कि एक इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर्स कितने गुड्स की, कितने सर्विसेज की टोटल डिमांड कर रहे हैं, उसको हम एग्रीगेट डिमांड बोल के चलते हैं, है ना। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियोस में भी, प्रीवियस चैप्टर में भी। ये देखो, एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स डिमांडेड इन द इकोनॉमी। यहाँ पे गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं। एडी के हमारे 4 कंपोनेंट आते हैं। अब वो 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, काफी बार डिस्कस हो चुका है इस बारे में भी। पहला कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कहां कहां खर्चा कर रही है। क्योंकि देखो, कंज्यूमर्स 2 ही जगह खर्चा करते हैं, क्योंकि इनकम के 2 ही मेन कंपोनेंट होते हैं कंज्यूमर्स के लिए, या तो कंजप्शन या सेविंग। तो कंज्यूम कर लिया, बहुत बढ़िया बात है, हम सब कंज्यूमर्स हैं, हम सब कंज्यूम करते हैं। और इनकम अगर किसी की ज्यादा है तो ज्यादा कंज्यूम करेगा, इनकम किसी कम है तो कम कंज्यूम करेगा। यानी कि इनकम का कंजप्शन से पॉजिटिव रिलेशन देखा गया है। भाई जिसकी इनकम ज्यादा वो कंज्यूम ज्यादा गुड्स और ज्यादा सर्विसेज करेगा, जिसकी इनकम कम वो कम गुड्स कम फैसिलिटीज में अपना गुजारा कर रहा होगा। लेकिन एक बात ये आती है कि इनकम के साथ जो है वो कंजप्शन राइज करता है, और इनकम के कम होने से कंजप्शन कम हो जाता है। तो इनकम जो है, मतलब जो कंजप्शन है, वो काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है किसका, हमारा एग्रीगेट डिमांड का, ठीक है। और अगर हम बात करूं किसकी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, तो कंज्यूमर जो है वो 2 ही चीज करेगा अपनी इनकम के साथ, कंजप्शन और सेविंग। अब सेविंग कर ली, और हमेशा एक रैशनल कंज्यूमर ये सोचता है कि जो मैंने सेविंग करी है, जो पैसा मैंने बचाया है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करूं, मतलब उसे किस तरीके से कहां कहां मुझे पैसा यूज करना है जिससे पैसा वो बढ़े, रखे रखे कम ना हो, तो वो उसको इन्वेस्ट करता है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी होता है। फिर क्या आता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी कि गवर्नमेंट भी जो है वो सोसाइटी को डिफरेंट तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रोड्स, हाईवेज, ठीक है, या फिर जैसे इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट कंपनी है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो है गवर्नमेंट की है, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी है वो खर्चा करती है, तो सब बोलते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और फिर हमारे पास था एनेक्स, यानी कि नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि हमने कितना बाहर सप्लाई किया अपनी चीजों का, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का, और हमने कितना वहां का प्रोडक्ट यूज किया, उसको माइनस कर देंगे, तो वहां से आएगा एनएक्स। तो आउटपुट इज एट इट्स इक्विलिब्रियम लेवल व्हेन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इज इक्वल टू द क्वांटिटी डिमांडेड। हम बोलते हैं कि जो इकोनॉमी के अंदर आउटपुट जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल के अंदर आता है अगर जितनी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करी है उतनी ही क्वांटिटी अगर डिमांड कर ली जाए तो, यानी कि जितनी हम क्वांटिटी हमारी इकोनॉमी में बन रही है अगर उतनी ही लोग डिमांड कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है हम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। यानी कि कोई भी जो स्टॉक है वो खाली नहीं बच रहा है, हर एक स्टॉक की डिमांड हो रही है, तो उसको बोलते हैं, तो जितनी क्वांटिटी, जितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ उतनी ही लोगों ने डिमांड कर दी। दस एन इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम आउटपुट, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम आउटपुट के साथ है। When y equals to AD, y equals to aggregate demand equals to C plus I plus G plus NX, तो ये हमारा कंपोनेंट बन जाता है। When aggregate demand the amount people want to buy, aggregate demand का मतलब क्या होता है कि people जो है वो कितने गुड्स की, कितने सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं, कितने प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं, इज नॉट इक्वल टू आउटपुट, ये आउटपुट के बराबर नहीं होता। देयर एन अनप्लान्ड इन्वेंट्री, इसका मतलब क्या है कि अगर एग्रीगेट डिमांड जितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उसके बराबर नहीं है तो यहां पे क्रिएट होता है अनप्लैन्ड इन्वेंट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट या फिर डिसइन्वेस्टमेंट। अब ये किस तरीके से काम करता है थोड़ा सा इसको समझते हैं। यहां पे मैंने 2 शानदार सी बात लिखी है, IU ग्रेटर देन 0, IU लेस देन 0। वैसे मैं इसको पहले भी बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, फिर भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं इसको। देखो IU का मतलब क्या होता है, अनप्लैन्ड इन्वेंट्री। अब अनप्लैन्ड इन्वेंट्री ग्रेटर देन 0 होगा या फिर अनप्लैन्ड इन्वेंट्री लेस देन 0 होगा। अगर अनप्लैन्ड इन्वेंट्री ग्रेटर देन 0 है, इस बात का मतलब ये है कि इकोनॉमी के अंदर जिस लेवल पे आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उस लेवल पे डिमांड नहीं हो रही है। यानी कि मैं यहाँ पे ये बात कह सकता हूं कि अगर आउटपुट फालतू प्रोड्यूस हुआ है तो डिमांड उस अकॉर्डिंग हो नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि इस केस के अंदर सप्लाई जो है, यहाँ पे तो लिख नहीं पाऊंगा मैं, अगर IU ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं, इस केस में सप्लाई जो है वो डिमांड से क्या है, ज्यादा है। अब जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, ठीक है, लोग डिमांड उतनी कर नहीं रहे हैं, आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस हो गया है और बहुत सारे स्टॉक जो हैं वो अनसोल्ड बाकी रहेंगे, यानी कि लोग खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि डिमांड ही नहीं है उनकी। तो इस केस में क्या होता है, प्राइस ड्रॉप होते हैं, प्राइस नीचे आते हैं। दूसरी बात यहां पे ये होती है कि जो प्रोड्यूसर है ना वो फर्दर प्रोडक्शन कम कर देता है, यानी कि अपने आने वाली प्रोडक्शन को रोक देता है। क्यों रोक देता है, क्योंकि उसके पिछले ही जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिके नहीं है अब तक,
तो वो लॉस में ऑलरेडी, क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक जो है वो लॉस के इक्वल होता है। तो पहले वो उन स्टॉक्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करता है, जिसकी वजह से यहां पे वो जो है वो डिस इन्वेस्टमेंट करता है इकोनॉमी में, यानी कि अपना पैसा कम से कम लगाता है। ये चीज होती है। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, इसलिए यहां पे बोलते हैं अनप्लैंड जो हमारी इन्वेंट्री है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि लगाई जा रही है। अब हमारा आईयू लेस देन जीरो है, यानी कि अनप्लैंड इन्वेंट्री लेस देन जीरो है, नेगेटिव है। अब इसके नेगेटिव होने का मतलब ये है कि यहां पे जो हमारा आउटपुट है वो कम प्रोड्यूस हुआ है और लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। तो ऐसे केस में बोलते हैं कि हम कि डिमांड एक्सेस है किससे, सप्लाई से। और जब भी डिमांड सप्लाई से बराबर ज्यादा होती है तो प्राइस हाइक होते हैं, प्राइस बढ़ते हैं। और जब प्राइस बढ़ेंगे, यहां पे प्रोड्यूसर ये कोशिश करता है कि अब जो है वो इन्वेस्टमेंट करे और फर्दर जो प्रोडक्शन होने वाली है उसको इंक्रीज करे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है और डिमांड का बेनिफिट वही उठा पाएगा जो टाइम पे प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करेगा या फिर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देगा इकोनॉमी के अंदर। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को किया जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाती है। तो मैंने आपको दोनों चीज समझा भी थी, क्या क्या होता है दोनों केसेस में और कौन से केस में क्या करता है, थोड़ी सी भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थी यहाँ तक की बात। अब आगे आते हैं द कंजप्शन फंक्शन एंड एग्रीगेट डिमांड। वैसे तो कंजप्शन फंक्शन की बात काफी बार हो चुकी है, बहुत से ग्राफ में समझा चुका हूं, पर यहाँ भी जरूरी था, चैप्टर में दिया हुआ था, चैप्टर पे डिस्कशन में जरूरी था एग्रीगेट डिमांड में। हाँ, कुछ चीज आपको डिफरेंट तरीके से समझने में मिलेगी चैप्टर के अंदर, उसके इस टॉपिक के अंदर फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है, इफेक्ट्स के बारे में कि एग्रीगेट डिमांड के ऊपर कैसे कैसे इफेक्ट पड़ते हैं, कैसे चेंज होता है, वो डिस्कस करेंगे। द कंजप्शन फंक्शन एंड एग्रीगेट डिमांड। अगर कंजप्शन फंक्शन की बात करूं और एग्रीगेट डिमांड की बात करूं तो कंजप्शन जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बार प्लस में सी वाई। तो ये हमारा फॉर्मूला है सिंपल सा, सी बार प्लस में सी वाई कंजप्शन फंक्शन का। सी बार का मतलब यहाँ पे क्या है, इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, मतलब वो कंजप्शन लेवल जो एक कंज्यूमर अपनी इनकम जीरो के होने के बावजूद भी करता है। क्योंकि मैंने हमेशा बात समझाई है कि इनकम भले ही जीरो हो पर कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि हम कुछ ना कुछ गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करते ही करते हैं। और इस दुनिया की हर एक कोई पर्सनैलिटी है जो जीवित हो और वो कुछ भी कंज्यूम ना कर रहे हो, वो कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। और जब कंजप्शन करते हैं इसका मतलब क्या है कि इनकम भले ही जीरो है पर कंजप्शन कर रहे हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी सेविंग्स यूज कर रहे हैं या फिर वो मार्केट से उधार ले रहे हैं, पैसा लोन पे ले रहे हैं, तब जाके कंजप्शन कैरी ऑन कर रहे हैं अपना। फिर क्या था हमारे पास यहाँ पे, तो सी इक्वल्स टू सी बार प्लस में सी वाई। तो सी बार हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, कंजप्शन, ऑटोनोमस कंजप्शन। ये सी है, ये दिखाता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या था कि अगर एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजप्शन किस रेट पे बढ़ रहा है ना, उसको हम बोलते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सपोज करो एमपीसी का 0.8 है या फिर 0.7 मान लेते हैं, एमपीसी का 0.7 है। 0.7 होने का मतलब ये है कि अगर इनकम 1000 रुपए से बढ़ी ना तो वो 700 रुपए कंज्यूम करेगा और बाकी सेव कर लेगा, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.7 जो कितना होगा, 700 होगा। तो वो 700 खर्च कर देगा और बाकी 300 रुपए क्या कर लेगा, बचा लेगा। यानी कि मैं कहता हूं अगर एमपीसी 0.7 है तो एमपीएस यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव वो अपने आप 0.3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 1 के बराबर होता है। वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर, काफी डीप में पढ़ाया था मैंने चैप्टर, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, सी बार ग्रेटर देन जीरो, ये हमेशा जीरो से बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता और ये जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी एग्जिस्ट करता है। और जो सी की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, यानी कि एमपीसी 0 से लेकर 1 के बीच में लाइज करता है, राइज बोल रहा हूं, लाइज करता है, ठीक है। ना तो कभी 0 हो सकता, ना कभी 1 के बराबर हो सकता, तो वो भी क्यों नहीं होता, वो भी डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है। तो एमपीसी 0 से लेकर 1 के बीच में लाइज करता है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि सी जो है लेस देन 1 क्यों है, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो समझदार है, जिस लेवल पे इनकम उसकी बढ़ती है वो उस लेवल पे कंजप्शन नहीं करता है, वो कंजप्शन को कम से बढ़ाता है, सेविंग को ज्यादा से बढ़ाता है। यानी कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है वो कंजप्शन छोड़ के सेविंग की तरफ अपने आप को शिफ्ट करना शुरू कर देता है। द स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन इज सी। तो यहाँ पे कंजप्शन फंक्शन का स्लोप हम सी को ही बोलते हैं। ये सी क्या है, एमपीसी, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अलोंग द कंजप्शन फंक्शन द लेवल ऑफ कंजप्शन राइजेस विद इनकम। तो हम जानते हैं कंजप्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग कंजप्शन राइज करती है इनकम के साथ साथ, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजप्शन भी बढ़ेगा। अगर आप यहां पे देखो तो देखो ये रहा सी बार, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस में सी वाई। सी बार क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन, और सी क्या है हमारे पास यहाँ पे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। और ये एडी क्या है, ए बार प्लस में सी वाई। अब ए बार जो है ना, ये हमारे पास क्या होता है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर के ऊपर भी मैं पहले ही बात कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इस तरफ हमारा इनकम एंड आउटपुट,
ये हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन था, क्योंकि कंजप्शन कभी जीरो नहीं होता, इनकम की शुरुआत जीरो से ही होती है। और ये हमारे पास क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन, तो सॉरी ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिखा है वाईडी। वाईडी का मतलब क्या है, डिस्पोजेबल इनकम। अब कहीं को नहीं पता कि भैया इनकम और डिस्पोजेबल इनकम में क्या डिफरेंस होता है। देखो इनकम का मतलब क्या होता है, आपने जो भी कमाया वो इनकम का पार्ट ही बनता है, लेकिन जब हम जो पैसा कमाते हैं उसमें टैक्स तो भरना पड़ता है। तो वो क्या होता है हमारा, जब हम अपने कमाए हुए पैसे में से टैक्स माइनस कर देते हैं तो होता है डिस्पोजेबल इनकम। लेकिन यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम थोड़ा सा ब्रीफ मोड चला जाता है, हम यहाँ पे अपने ट्रांसफर्स को ऐड कर लेते हैं। देखो होता क्या है, हम अपनी इनकम हमने जनरेट करी, हमने उस पर टैक्स भरा, और हो सकता है ये गवर्नमेंट हमें सब्सिडी प्रोवाइड कर दे तो हम सब्सिडी ऐड कर लेंगे। मतलब सपोज करो अगर किसी की इनकम मंथली जो है, मंथली बोल रहा हूं, अगर ईयरली जो है 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए है, उसने अगर 2 लाख का टैक्स बनता है इसके ऊपर, तो 2 लाख का टैक्स भर दिया, मान लो 2 लाख टैक्स भर दिया उसने। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई अपने टाइम पे टैक्स भरा है, हम आपको 50,000 रुपए की रिबेट दे रहे हैं, यानी कि आपको सब्सिडी प्रोवाइड की 50,000 की। तो आपने नेट टैक्स कितना भरा, आपने नेट टैक्स भरा है सिर्फ 1.5 लाख का, यानी कि 8.5 लाख रुपए क्या होगी आपकी डिस्पोजेबल इनकम। 10 लाख में से 2 लाख गई 8 लाख, 8 लाख प्लस 50,000 8.5 लाख। तो ये चीज होती है यहाँ पे। अब यहाँ देखो आप, तो वाईडी क्या हुआ, डिस्पोजेबल इनकम, उसका फॉर्मूला क्या हुआ, इनकम माइनस टीए प्लस टीआर, यानी कि इनकम माइनस में टीए क्या हो जाएगा हमारा, टीए हमारा हो जाएगा यहाँ पे टैक्स, और टीआर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफर, सीधा पैसा हमारे पास आया। तो यहाँ पे जो सी है वो क्या होता है, कंजप्शन फंक्शन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बार प्लस में सी वाई। ठीक है, तो सी वाई हमारा फॉर्मूला होता है, कहाँ गया, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, और वाईडी यहाँ पे समझ रहा है डिस्पोजेबल इनकम, एक ही बात है, वाई लिखो चाहे वाईडी लिखो, बात एक ही है। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम ये आ गया हमारे पास। अब देखो सी बार प्लस में सी, उसने यहाँ पे वाईडी को हटा के ये वाली वैल्यू पुट कर दी जो हमने पहले भी करी थी, सोल्व करना सीखा था हमने, फिर हम इसको अंदर भेज सकते हैं सोल्व करने के लिए फर्दर। ऐसे ही जो सेविंग है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इनकम माइनस में एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है कि सेविंग मतलब कितना पैसा बचाया आपने, जितना कमाया उसमें से माइनस कर दो जितना आपने उड़ा दिया, यानी जितना आपने खर्च कर दिया, तो क्या बचेगा आपके पास, सेविंग का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो सेविंग क्या हुआ, S इक्वल्स टू वाई माइनस सी। ठीक है, अब यहां से अगर मैं चीजें सोल्व करूं तो क्या सोल्व होगी, y माइनस सी बार माइनस सी वाई, यानी कि y रह गया, c की जगह हमने वैल्यू पुट करी सी बार और सी वाई, यानी कि c की जगह हमने कंजप्शन फंक्शन पुट कर दिया, वो वैल्यू पुट कर दी। और ध्यान रखना ये दोनों चीज पॉजिटिव थी, अगर माइनस करूंगा दोनों को तो दोनों माइनस क्यों, क्योंकि ब्रैकेट लग के माइनस होगा। तो माइनस सी बार माइनस सी वाई, माइनस सी बार आगे आ जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों में से y कॉमन लेके ये वाला फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। ठीक है, मतलब कॉमन लेगा फॉर्मूला बना लोगे। तो सेविंग इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, सेविंग जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्यों होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता है हम सेविंग का लेवल भी इंक्रीज कर देते हैं। अभी मैंने आपको डिफाइन किया था कि अगर इनकम का लेवल बढ़ रहा है तो जो एक कंज्यूमर है, एक रैशनल कंज्यूमर कंजप्शन पे कम ध्यान देता है, सेविंग पे ज्यादा ध्यान देता है, जिसकी वजह से सेविंग जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन बनती है। ठीक है, क्योंकि इनकम के राइज करता है सेविंग भी राइज करती है। और जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है एमपीएस, S इक्वल्स टू 1 माइनस सी इज पॉजिटिव, ये क्या रहता है हमारा पॉजिटिव रहता है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे। तो इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस एंड फॉरेन ट्रेड इन आर मॉडल, बट वी अज्यूम फॉर द मोमेंट दैट ईच इज ऑटोनोमस। तो टॉपिक्स में जो है वो, अगर मैं ओपन इकोनॉमी बात करूं तो ओपन इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी होती है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी होती है, ठीक है, टैक्सेस भी होते हैं और फॉरेन ट्रेड भी होता है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है इन आर मॉडल, बट वी अज्यूम फॉर द मोमेंट दैट ईच इज ऑटोनोमस। हम क्या मान के चलते हैं कि क्या हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है। ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर होने की वजह से ये देखो ये हमारा यहां पे लाइज करता है, कहां पे, ये रहा, ये हमारा क्या है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ए के ऊपर बार, यानी कि अगर हम इनकम वाले कंपोनेंट को अलग कर दें तो बाकी जो बच गया वो हमारा क्या बनता है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। जैसे ये देखो इनकम वाले पोर्शन को अलग किया, बाकी सब देखो, ये देखो ये रहा, जितने भी कंपोनेंट है, चाहे वो हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा डिस्पोजेबल इनकम हो जिसमें टैक्स और ट्रांसफर्स हमने माइनस कर रखा है, इनकम वाला पार्ट क्यों ना हो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्यों ना हो और नेट एक्सपोर्ट क्यों ना हो, सबका सब किसका पार्ट बनता है, हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर का पार्ट बनता है। इसलिए एडी का एक फाइनल फॉर्मूला ये भी होता है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर प्लस में सीवाई। सीवाई यानी कि सी हमारा एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और वाई हमारे पास क्या है, इनकम है। तो इनकम के अलावा बाकी सारे पार्ट को हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ऑटोनोमस मान लेते हैं। अब कंजप्शन जो है, क्योंकि कंजप्शन जो है हमारा किस पे डिपेंड करती है, इनकम के ऊपर।
भाई जिसकी जितनी इनकम वो उतनी ही कंजप्शन करेगा, जिसकी इनकम कम होगी उसे कम में गुजारा करना पड़ेगा, वो कम गुड्स और कम सर्विसेज एंजॉय कर पाएगा, उसका लिविंग स्टैंडर्ड उतना ही कम होगा, और जिसकी इनकम जितनी अच्छी होगी उसका लिविंग स्टैंडर्ड उतना राइज करेगा, वो उतने ही गुड्स और सर्विसेज को एंजॉय कर पाएगा। तो ये चीज यहाँ पे इस तरीके से काम करती है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला कंसेप्ट, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। तो अब जिसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।